हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप नए होंगे तो मेरे हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एमपीएससी तथा नेट सेट पास होने से नहीं रोक सकती। हर दिन मुझे पता है आपको समय नहीं मिलता होगा, समय में से समय निकालना है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन रुकिए मत। लगातार चलना ही सफलता की पहली कुंजी मानी जाती है। इसीलिए आप सेट नेट कर रहे हो या एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कठिन से कठिन सवाल आपके सामने आते होंगे, उसको भी आपको आसानी से पार करना है, तो असली चुनौती जो होगी वह आप स्वयं होंगे, क्योंकि आप सही तरीके से पढ़ोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। आज पढ़ लिया तो कल खुद को जो है अच्छा महसूस करोगे। सेट नेट तथा एमपीएससी की एग्जाम पास होना आपका मुख्य उद्देश्य होगा और वह इंतजार आपका कर रही है। इसलिए तैयारी आज से ही करना है, शुरुआत आज से भी करना है, कल पर कभी नहीं जाना है। इसीलिए ये सभी खास बातें जो है सेट नेट तथा एमपीएससी की बातें जो है आपके साथ जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं हर दिन नए नए वीडियो लेकर आऊंगा, जो विशेष प्रश्न होंगे उनकी ओर ये वीडियो रहेंगे। चलो, अब जून 2025 में 15 जून 2025 में जो सेट पेपर हुआ था उसका विश्लेषण मैं कर रहा हूं। इस वीडियो में 40 से 50 प्रश्नों का विश्लेषण होगा, यानी कि 10 प्रश्नों का विश्लेषण होगा। इसके पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं जो आपको YouTube चैनल पर, हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे, जहां पर ज्ञान की रोशनी साहित्य के संग होगी। चलो देखते हैं 41वां प्रश्न। निम्नलिखित उपन्यासों कारों को उनके जन्म मृत्यु के आधार पर सम्मिलित कीजिएगा, तो उसको जोड़ना है। मूलतः इसका सही ऑप्शन होगा सी। नीचे विकल्प दिए गए हैं ए, बी और सी। सी ऑप्शन सही होगा। कैसे देखिएगा, ए का होगा भीष्म साहनी जो है, जन्म जो होगा 1915-2003। यशपाल का जन्म जो होगा और मृत्यु जो होगा इस प्रकार से होगा। यशपाल का 1900 से 2017। उसके बाद आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 1925 से 2011, और श्रीलाल शुक्ल का आएगा 1907 से 1979। अब कैसे इसका पर्याय देखिएगा, 1915 से 2003 पहला ऑप्शन जो होगा, 1915 से 2003 जो होगा यह भीष्म साहनी का जन्म है, जैसे हमने देखा था। इसका कैसे स्पष्टीकरण, भीष्म साहनी 8 अगस्त 1915 11 जुलाई 2003 हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, नाटककार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका उपन्यास तमस भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहां पर एक प्रश्न निर्माण होगा कि भारत पाक विभाजन पर आधारित कौन सा उपन्यास है और किसका उपन्यास है। तमस उपन्यास में क्या दिखाने का प्रयास किया गया है लेखक ने, ये भी कई प्रकार के अलग अलग प्रश्नों को लेकर इसका विश्लेषण होगा। वे प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़े हैं। उनकी रचनाओं में मानवीय मूल्य, सामाजिक न्याय की स्पष्ट झलक मिलती है। यशपाल 1900-2017। यशपाल 3 दिसंबर 1900 में जन्मे, 26 दिसंबर 2017 हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, निबंधकार, विचारक थे। वे हिंदी कहानी के विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में झूठ, सच, दिव्य, मनुष्य के रूप आदि प्रमुख है। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्पष्ट झलक या छाप दिखाई देती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1925-2011। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 19 अगस्त 1925
19 मई 2011 हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विद्वान थे। उन्होंने कबीर, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। द्विवेदी जी ने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी और भक्ति साहित्य पर उनके कार्य विशेष से उल्लेखनीय है। श्रीलाल शुक्ल 1907 1979। शुक्ल जी 31 दिसंबर 1907, 28 अक्टूबर 1979 हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार और उपन्यासकार थे। उनको उपन्यास राग दरबारी हिंदी साहित्य की एक कालजयी रचना मानी जाती है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुक्ल जी की रचनाओं में भारतीय समाज की विसंगतियों पर करारा व्यंग मिलता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। देखिएगा, ये बड़े बड़े प्रश्न तो है ही, और उसका विश्लेषण जो है, प्रश्न का विश्लेषण जो है, अधिक गहराई से, जड़ से मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब भाग्यवती उपन्यास, मूर्त ब्रह्मचारी, है ना, अभ्यस्थिर फूल, आदर्श रमणी, और जो है लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है उसकी ओर। ऑप्शन क्रमांक बी जो है वह सही है। ए का होगा पहला जो है भाग्यवती उपन्यास का होगा। ऑप्शन क्रमांक जो होगा पांचवा होगा लाला श्रीनिवास दास का यह उपन्यास है। उसके बाद दूसरा होगा मूर्त ब्रह्मचारी का अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है। उसके बाद तीसरा जो होगा यह अभ्यस्थिरता फूल जो है, यह उपन्यास होगा बाल कृष्ण भट्ट का होगा। उसके बाद जो है आदर्श रानी जो है, यह श्रद्धाराम फुलेरी का होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्पष्टीकरण देखिएगा, भाग्यवती हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में से एक है, जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास ने की। यह उपन्यास 1887 में प्रकाशित हुआ और समाज सुधार की भावना स्पष्ट झलकती है। श्रीनिवास दास ने इस उपन्यास के माध्यम से स्त्री शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों पर विरोध किया है। मूर्त ब्रह्मचारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध का उपन्यास। मूर्त ब्रह्मचारी उपन्यास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय ने की। हरिऔध जी ने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि लेखक थे। उन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस उपन्यास में उन्होंने सामाजिक मूल्यों और नैतिक शिक्षा पर बल दिया। अभ्यर्थिता फूल बालकृष्ण भट्ट अभ्यर्थिता फूल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास भट्ट जी के गद्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लेखकों में से एक है। उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। इस उपन्यास में उन्होंने समकालीन सामाजिक समस्याओं को उजागर किया है। आदर्श रमणी श्रद्धाराम फुलेरी। आदर्श रमणी उपन्यास श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा लिखित फुलोरी जी के हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और रचनाओं में धार्मिक और सामाजिक सुधार की भावना रूप में झलकती हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। मासी जी, करण सिंह, बाबू सिंह, किरण। अब इनके साथ जो है आपको अलग अलग कहानियों के रूप में इन प्रश्नों को, इन पात्रों को जोड़ना है। कहानी के पात्रों को जोड़ना है उस कहानी के साथ। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन क्रमांक बी है ना, पहले का होगा 3, मासी जी का होगा बड़े घर की बेटी, मासी जी है। दूसरे का होगा ना, दूसरे का होगा 1 करण सिंह, उसने कहा था कहानी का है। उसके बाद तीसरे का होगा चौथा बाबू सिंह, राजा निरंबिसिया, और आखिरी जो है करफन ब्रह्मन जो है, यह किरण इस पात्र का, करफन ब्रह्मन यह कहानी का पात्र होगा। स्पष्टीकरण, मासी जी बड़े घर की बेटी। मासी जी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी एक महत्वपूर्ण पात्र है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बड़े घर की बेटी होने के बावजूद सादगी, सफलता से जीवन व्यतीत करती है।
मासेजी इस कहानी में एक समझदार और अनुभवी महिला का चित्रण प्रस्तुत करती है, जो युवा पीढ़ी को जीवन के मूल्यों की शिक्षा देता है। मुझे लगता है आपने बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की ये कहानी पढ़ी होगी, लेकिन जरूर पढ़िएगा। बड़े घर की बेटी होकर भी वह अपने परिवार को बचाने के लिए किस प्रकार से प्रयास करती है, उसके पिता की सोच क्या है, उसके पास क्या नहीं होता है, सब कुछ होकर भी दोनों भाई के झगड़ों में स्वयं दाखिला देकर उसको निवारण करती है और उस घर को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करती है। बहुत अच्छी कहानी है, जरूर पढ़िएगा। किरण सिंह, उसने कहा था, किरण सिंह चंद्र शर्मा गुलेरिया की कालजयी कहानी है। उसने कहा था, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें मित्रता, कृतनिष्ठता, बलिदान भावों का मानविक चित्रण है। किरण सिंह सैनिक पात्र है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है। किरण सिंह की जगह पर उसने कहा था, इस प्रकार से लहना सिंह होगा वो पात्र। बाबू सिंह राजा निरंबिया। बाबू सिंह फनेश्वरात्रि रेणु की कहानी राजा निरमसिया का प्रमुख पात्र है। यह कहानी ग्रामीण जीवन और सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत को दर्शाती है। बाबू सिंह का चरित्र ग्रामीण समाज की जटिलताओं और सामाजिक बंधनों को उजागर करता है। किरण सिंह तरफन ब्राह्मण। किरण प्रेमचंद की कहानी तरफन ब्राह्मण की एक मुख्य पात्र है। वह सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार करती है। किरण का चरित्र एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन का निर्माण करती है। निम्नलिखित कथनों को कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। देखिएगा कथन जो दिया है और उसको अपने उस कहानी के साथ उसको जोड़ना है। इनमें से सही विकल्प जो है सी है। एक का होगा 3, एक का होगा 3। अब बड़े जीवट वालों हो बाबू, डूबते चलते हो पर अद्भुत रूप से टूटे वाले हो। अब ये जो है वाक्य जो है यह आकाशदीप अमृतसर आ गया इस कहानी से लिया गया है। एक का होगा 3। उसके बाद दूसरे का होगा चौथी कहानी, आंगन की दिया दो, 3 कर अपने गुजर कर लूंगा, किसी की आंख का तारा बनकर नहीं रहूंगा। जिसका होगा बी का होगा कोसी का घटवा इस कहानी से है। यह वृंद भी तुम्हारी तरह मर सकती है और हकदारी के साथ दया हो तो पास में उतने ही पैसे तो नहीं। ये कहानी जो है ईदगाह में से दिया गया शब्द है, वाक्य दिया गया है। और ये आखिरी जो है अपना अपना भाग्य, जो यह वृंद जो है तुम्हारी वृंदा की तुम्हारी तरह मर सकती है, ये अपना अपना भाग्य कहानी में से आया हुआ वाक्य है। करेक्ट। देखो, बड़े जीवट वाले हो बाबू, अमृतसर आ गया इस कहानी से है कथन। यह कथन विश्व सहानी की अमृतसर आ गया कहानी से उद्धृत है। यह कहानी भारत पाक विभाजन की त्रासदी की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। कथन में बाबू चरित्र की जीवटता और संघर्षशीलता की ओर संकेत करता है, जो विभाजन की विभीषिका के बावजूद जीवन से लड़ने का साहस दिखाती है। विश्व साहनी ने इस कहानी के माध्यम से मानवीय संबंधों और सामाजिक उथल पुथल पर गहरा चित्रण किया है। आंगन की दिया 2-3 कर कोसी का घटवार इस कहानी से लिया गया वाक्य है। यह फणेश्वरात्रि रेणु की कहानी कोसी का घटवार से ली गई पंक्ति है। यह कथन नायिका की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना को दर्शाता है। रेणु की इस कहानी में ग्रामीण जीवन, सामाजिक बंधनों, स्त्री विमर्श के तत्व को स्पष्ट झलकते हैं। कहानी की नायिका दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वावलंबी जीवन जीने की इच्छा व्यक्त करती है। यह वृंदा भी तुम्हारी की तरह अपना अपना भाग्य। यह कथन जयेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य से ली गई है। जयेंद्र कुमार की कहानियों में मनोवैज्ञानिक गहनता और दार्शनिकता का समावेश होता है। यह कथन के माध्यम से कहानी के नियति और मानवीय संबंधों के जटिल सूत्रों को उजागर किया है। वृंदा का चरित्र समर्पण और त्याग का प्रतीक बनकर उभरता है।
हकदारी के साथ दया हो, आकाशदीप। यह कथन प्रेमचंद की कहानी आकाशदीप से उद्धृत है। प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से सामाजिक विषमता, आर्थिक विपुलता समस्या उजागर की है। यह कथन गरीबी की व्यवस्था और समाज के दया के साथ अधिकार की मांग को दर्शाता है। कहानी में नायिका का चरित्र सम्मानजनक और सौभाग्य का प्रतीक है। मेरे ख्याल से मैंने ईदगाह का जो उत्तर बताया था वो गलत है। आकाशदीप ये कहानी का जो है ये उत्तर है। ये डी का फर्स्ट आकाशदीप कहानी का उत्तर है। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों को उनकी नाट्य रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिएगा। नाटक और उनके नाट्य रचना उसको लेकर इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 1। ए का होगा एक प्रेमचंद, द्विजेंद्र लाल प्रेमचंद, कन्हैया लाल मदन, गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी, ज्वालामुखी प्रसाद मिट्टी और प्रतिभा जो है सुरजन सिंह आदि। कैसे? द्विजेंद्र लाल राय 19 जुलाई 1863, 17 मई 1913 बंगला और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार। उन्होंने प्रेमचंद नाटक की रचना की जो ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आता है। द्विजेंद्र लाल ने मुख्यतः ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर नाटक लिखे जो भारतीय नाट्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कन्हैयालाल मदन, गोविंद वल्लभ पंत, कन्हैयालाल नंदन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत नाटक लिखा जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ भाई पंत के जीवन और संघर्ष पर आधारित है। इस नाटक में राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक सुधार के विषय पर चित्रण किया गया है। वीडियो याद रखिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन अधिक ज्ञान दे रहा है ना। सातत्य बनाए रखिएगा, है ना, एकाग्रता बनाए रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी, ज्वालामुखी प्रसाद मिट्टी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। उन्होंने महात्मा गांधी पर एक नाटक लिखा जो गांधी जी के जीवन और दर्शन, राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान को दर्शाता है। इस नाटक में गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का गहन व्याख्या की दृष्टि से देखा गया है। प्रताप प्रतिभा नाटक सुरजन सिंह द्वारा रचित है। यह नाटक महाराणा प्रताप के उनकी पत्नी की कहानी पर आधारित है जो राजपूताना की शौर्य और वीरता का प्रतीक है। सुरजन सिंह ने इस नाटक के माध्यम से भारतीय इतिहास गौरवशाली अध्ययन को जीवंत किया है। निम्नलिखित जनजातीय नृत्यों को उनके प्रदेशों के साथ सुमिलित कीजिएगा। अब जनजातीय नृत्य है और जो नृत्य है वह उनके अलग अलग जो है प्रदेशों के साथ उसके सुमिलित करना है, उसको जोड़ना है। ऑप्शन क्रमांक डी क्रमांक सही है। ए का होगा पांचवा ना। दौड़िया जो होगा इस कहां का होगा? कर्नाटक का होगा। उसके बाद दूसरे का होगा एक का होगा चौथा, सॉरी, दौड़िया जो है वह ओडिशा का होगा। दूसरे का बी का होगा पांचवा भुइया कर्नाटक, और कर्मा और विथल पद नाच जो है 5 और दूसरा ये पांचवा होगा और ये दूसरा असम होगा। विथमल पद नाच असम होगा। कैसे? दौड़िया ओडिशा का है। दौड़िया नृत्य ओडिशा का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है जो विशेष रूप से संथाल जनजाति द्वारा लिखा जाता है। यह नृत्य मुख्यतः फसल काटने के समय और विभिन्न सामाजिक उत्सवों में किया जाता है। दौड़िया नृत्य में प्रकृति पूजा और कृषि से जुड़ा तत्व प्रमुख रूप से झलकता है। नर्तक गोल घेरे में नाचते हुए पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर थिरकते हैं। भुइया उत्तर बिहार, भुइया नृत्य उत्तर बिहार के जनजाति समुदाय द्वारा जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः भूमि जनजातियों से संबंधित है और विशेष अवसरों पर किया जाता है।
भुइयां नृत्य में भारती माता की पूजा और कृषि संबंधी विषयों की झलक मिलती है। नर्तक पारंपरिक वेशभूषा से सजकर सामूहिक रूप से नृत्य प्रस्तुत करता है। कर्मा कर्नाटका कर्मा नृत्य कर्नाटक की जनजातियों का लोक नृत्य है जो मुख्यतः कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य नाट्य संगीत सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। कर्मा नृत्य में युवा पुरुष महिलाएं सामूहिक रूप से भाग लेती है। पारंपरिक गीतों पर थिरलते और नृत्य का संबंध मुख्य धान की फसल से जुड़ा है। विथल पद नाच असम का है। विथल पद नाच असम का पारंपरिक जनजाति नृत्य है जो विशेष से बेडो जनजाति द्वारा किया जाता है। नृत्य धार्मिक सामाजिक उत्सवों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विथल विथल पद नाच में नर्तकों द्वारा विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है। पारंपरिक पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का संबंध प्रकृति पूजा और पूर्वजों के साथ आराधना से जुड़ा है। अब 47वां प्रश्न, निम्नलिखित निबंधों को उनमें वर्णित पात्रों के साथ सुमिलित कीजिएगा। ये भी बहुत गहरा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न सेट नेट के लिए और एमपीसी के लिए पूछे जाते हैं। अब संस्कृति और सौंदर्य, दिल्ली का दरबार, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिव शंभू के चिट्टे, है ना, ऐसे सभी निबंध जो है और उसके पात्र जो है उनके साथ हमें उसके साथ जोड़ना है। सही विकल्प जो है एक का होगा एक संस्कृति और सौंदर्य, महारानी विक्टोरिया, दिल्ली का दरबार जो है दो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, यहां जो होगा तीसरा लाइड जर्नल, और आखिरी जो होगा पांचवा होगा शिव शंभू के मुकुट में जमादार बाबू। यह उत्तर सही है। संस्कृति और सौंदर्य, महारानी विक्टोरिया का यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति और सौंदर्य की विवेचना को करते हुए महारानी विक्टोरिया का उल्लेख किया है, जो बताते हैं कि कैसे महारानी विक्टोरिया के शासन काल में भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश संस्कृति का टकराव हुआ। द्विवेदी जी ने इस निबंध में सौंदर्य के भारतीय और पश्चिमी मानदंडों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। दिल्ली दरबार दर्पण, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वर्णन है। यह निबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण से परिपूर्ण है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में दिल्ली दरबार के ऐतिहासिक महत्व और उनके सांस्कृतिक पहलुओं की गहन व्याख्या की है। उन्हें भारतीय साहित्य के विभिन्न कालखंडों में दिल्ली के महत्व को रेखांकित किया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का भूखंड भीग रहा है या मुकुट भीग रहा है। लॉर्ड कर्जन, इस निबंध में लॉर्ड कर्जन का उल्लेख किया गया है। यह निबंध के विभाजन और उससे उत्पन्न त्रासदी केंद्रित है। लेखक ने लॉर्ड कर्जन की नीतियों और उसके द्वारा दिए गए बंगाल विभाजन का विश्लेषण, जिससे भारतीय सांप्रदायिक विभाजन की नींव रखी। निबंध का शीर्षक स्वयं ही विभाजन की पीड़ा को व्यक्त करता है। शिव शंभू के चिट्टे, जमादार बाबू का इसका चित्र है। शिव शंभू के चिट्टे निबंध में जमादार बाबू पात्र के रूप में आते हैं। यह निबंध व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसके सामाजिक विसंगतियों पर करारा प्रहार किया गया है। जमादार बाबू का चरित्र भारतीय समाज की विसंगतियों का प्रतिनिधित्व करता है। अंग्रेजी शासन काल में विकसित हुए निबंध औपनिवेशिक मानसिकता और सामाजिक कुरीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि अब इस प्रश्न में क्या कहा गया। याद रखिएगा, इस प्रश्न में निम्नलिखित निबंधों को उनके वर्णित पात्रों के साथ, यानी कि जो पात्र हैं उसमें जो आए हैं, जो लेखक का नाम नहीं पूछा है, लेकिन उनमें आए हुए पात्र जिसको लेकर ये निबंध लिखा गया है, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया। याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों को उनके प्रकाशन के साथ सुमिलित कीजिएगा। कैसे, आगे देखिएगा।
ऑप्शन क्रमांक जो है ए सही है, सॉरी ऑप्शन क्रमांक सी सही है। सी में पहला होगा तीसरा 1909 कविता क्या है। 1911 जो है 1951 जो है 1951 का क्या होगा, चौथा होगा मजदूर और प्रेम। 1974 जो है नायिका क्यों बनती हूं, नायिका क्यों बनती हूं। और 1982 जो है संस्कृति और सौंदर्य। याद रखिएगा इन सभी निबंधों का प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से है। कविता क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1909 में द्वारा लिखित कविता क्या है 1909 में प्रकाशित हुआ है। यह निबंध हिंदी आलोचना के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में कविता के स्वरूप, उद्देश्य, महत्व की विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने कविता को केवल मनोरंजन का साधन मानकर उसे समाज और राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण उपकरण बताया। इस निबंध ने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी। 1951 मजदूर और प्रेम निबंध 1951 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध सामाजिक न्याय और श्रमिक वर्ग के अधिकारों को से संबंधित है। लेखक ने इस निबंध में मजदूर वर्ग की समस्याओं, उसके संघर्षों, समाज में स्थान विश्लेषण किया है। साथ ही इनमें मानवीय संबंधों में प्रेम का महत्व को रेखांकित किया गया है। यह निबंध समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। 1974 में नायिका क्यों बनती हूं, नायिका क्यों बनती हूं निबंध 1974 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध स्त्री मत से संबंधित है। इसमें नारीवादी दृष्टिकोण से की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। लेखिका ने इस निबंध में समाज द्वारा स्त्री पर थोपे गए बंधनों और अपेक्षाओं की आलोचना की है। यह निबंध हिंदी साहित्य नारीवादी चेतना के विकास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 1982 संस्कृति और सौंदर्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संस्कृति और सौंदर्य 1982 में प्रकाशित हुआ है। यह निबंध संस्कृति और सौंदर्य के दार्शनिक पहलुओं को केंद्रित है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में भारतीय पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने सौंदर्य को सांस्कृतिक संदर्भ से परिभाषित करने का प्रयास है। यह निबंध द्विवेदी जी की परिपक्वता का चिंतन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। 49 ऑप्शन क्रमांक जो है ए सही है। ए का होगा उधर बाबू, एक बलदेव सिंह, मिट्टी की मूर्तियां, धीरजा, है ना, और क्या भूलूं क्या याद करूं, सुधाकर, और मृदंदा का जो है हे रायलाल आदि। स्पष्टीकरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कविता क्या है 1900 में प्रकाशित है। यह निबंध हिंदी आलोचना के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में कविता की स्वरूप, उद्देश्य और महत्व को विस्तृत किया है। उन्होंने कविता को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे समाज और राष्ट्र के विकास की महत्वपूर्ण उपकरण बताया है। इस निबंध में आलोचना को एक नई दिशा दी। 1951 मजदूर और प्रेम निबंध 1951 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध सामाजिक न्याय और श्रमिक वर्ग के अधिकारों से संबंधित है। लेखक ने इस निबंध में मजदूर वर्ग की समस्या, उनके संघर्षों, समाज में उथल पुथल विश्लेषण के साथ उसे सामने लाया है। मानवीकरण, संबंधों, प्रेम, महत्व को रेखांकित भी किया गया है। निबंध समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। 1974 नायिका क्यों बनती हूँ निबंध 1974 में प्रकाशित है ना, और सामाजिक स्थिति को विश्लेषण करता हुआ यह दिखाई देता है। ये डबल प्रश्न आया हुआ है। 50वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिएगा। देखिएगा इसका सही विकल्प है डी। ए का होगा चौथा, कृष्णचंद्र का होगा एक लेखक की डायरी, रामधर सिंह बेनीपुरी। दूसरे का होगा प्रेम नाम साहब जिया, बेनीपुरी, रामधर सिंह बेनीपुरी, प्रेम नाम
साहब जिया, और उसके बाद होगा तीसरे का अमृतलाल नगर का होगा जादू का पेड़, और हरिशंकर परसाई का होगा ना, हरिशंकर परसाई का होगा मिट्टी की मूर्तियां। एक लेखक की डायरी कृष्ण चंद्र हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध कथाकार थे। उन्होंने रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना का गहरा चित्रण मिलता है। एक लेखक की डायरी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने लेखकीय अनुभवों, सामाजिक परिवेश को डायरी शैली के रूप में प्रस्तुत किया है। यह रचना उनकी विशिष्ट शैली और गहन आलोचनात्मक शक्ति को दर्शाती है। रामधारी सिंह बेनीपुरी, प्रेम नाम साफ जिया। स्पष्टीकरण, रामधारी सिंह बेनीपुरी हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार और स्वतंत्र सेनानी थे। प्रेम नाम साफ जिया उनकी एक विशिष्ट रचना जिसमें उन्होंने प्रेम और भक्ति के तत्वों को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी। इस रचना में उसकी भाषा शैली की सरलता, भावात्मकता की गहरी स्पष्टता दिखाई देती है। अमृतलाल नगर, जाड़ों का पेड़। अमृतलाल नगर हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार, उपन्यासकार, कहानीकार थे जिनकी रचनाओं में ऐतिहासिक सामाजिक पहलू प्रखरता से उभर कर आते हैं। जाड़ों का पेड़ उनकी रचनाओं महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ग्रामीण जीवन और सामाजिक बदलों का बारीक चित्रण है। यह रचना उसकी परिपक्वता का कला का उदाहरण है। हरिशंकर परसाई, माटी की मूर्तियां व्यंग है। हरिशंकर परसाई की साहित्यिक प्रसिद्ध व्यंगकार थे। उन्होंने रचनाओं में सामाजिक विसंगतियों करारा व्यंग किया है। माटी की मूर्तियां उनकी प्रमुख रचना है जिसमें उन्होंने समाज की विसंगतियों, मानवीय स्वभाव की विरोधाभासों को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया है। इस रचना में उनकी विशिष्ट व्यंग शैली स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इन सभी प्रश्नों में महत्वपूर्ण तथ्य यह सम्मिलन हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों और उनकी विशिष्ट रचनाओं के साथ संबंध स्थापित करता है। प्रत्येक रचना की अपनी विशिष्ट शैली और विषय वस्तु को जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकती है। आशा है वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन 40 से 50 प्रश्न जो है उसके उत्तर जो है आपने ठीक से सुने होंगे। मैं बोलते समय कुछ उच्चारण मेरे भी ठीक न हुए होंगे, याद रखिएगा, लेकिन आपको उन उत्तरों का स्पष्टीकरण जरूर मिला है और भर भर कर मिला है। आशा है कि आप मुझसे जुड़ोगे, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों को भी ये वीडियो अच्छा लगा भेजना जरूर, उनके भी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगला वीडियो मैं 50 से 60 प्रश्नों को लेकर आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।